हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल SKC डिफेंस एकेडमी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, आप लोग जी जान लगाकर अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज हमारे एयरफोर्स अग्निवीर का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट है 13 अक्टूबर से। तो मतलब जो फर्स्ट जो मतलब शिफ्ट का पेपर हुआ है या सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका ही रिव्यू आ भी गया हमारे चैनल पे शुभम सर के द्वारा। तो आप जाके उसे देखिए कि किस तरह का रिव्यू है, कैसा क्वेश्चन आया गया है। जहाँ तक मुझे बात हुई स्टूडेंट से क्वेश्चन ठीक आया है। और जितने लोग साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स का क्वेश्चन रिव्यू कमेंट कीजिए कि क्या कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है मेरे सोल्जर्स फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में, तो मुझे आइडिया मिले तो मैं उसका और आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है, तो बेहतरीन लेवल से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कोस्ट गार्ड जीडी के लिए, अपकमिंग एग्जाम या NDA CDS कोस्ट गार्ड के लिए। बेहतरीन रूप से फिजिक्स कोर्स को हमने स्टार्ट किया है बेहतरीन लेवल से, जहाँ तक हमने यूनिट एंड डायमेंशन फिनिश भी कर दिया है। आज हम लोग वेक्टर शुरू किए हैं, जिसके हम लोगों ने पार्ट 1 तक देखा था। कल हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या पढ़ा था कि वेक्टर क्या है, फिर वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर हम लोग पढ़े कि कैसे मतलब वेक्टर होने के लिए जो क्वांटिटी वेक्टर है उसको होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कि उसको मैग्नीट्यूड है उसके पास, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होना चाहिए। ये सब 3 क्राइटेरिया पे हमने कल बात किया था। एक बार अभी सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट करें कि हम लोग प्रेजेंट लगाएं। यस सर के हम लोग रेडी हैं, क्लास में आ गए हैं पढ़ने के लिए। आज न्यू सेशन को, न्यू कंटेंट को बेहतरीन लेवल से पढ़ने के लिए आज हम लोग का वेक्टर का पार्ट 2 होगा। फिर हमने देखा था करंट जो है वो कैसे, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, तब भी वो वेक्टर में नहीं आता है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वो स्केलर में आता है या टेंसर क्वांटिटी उसको बोलते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड। ठीक है, फिर हम लोगों ने कल टाइप्स ऑफ वेक्टर पे बात किया था बेहतरीन लेवल से। इक्वल वेक्टर, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, यूनिट वेक्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पर तक हमने कल बात की थी, और तब जाके क्लास को द एंड किया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट करिए। क्वेश्चन मुझे कमेंट में बच्चे लोग डालेंगे फिजिक्स का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं उसका भी रिव्यू आप लोग को सॉल्यूशन करवा दूं। ठीक है, तो अभी सारे बच्चे प्रेजेंट लगा दें कि हम लोग रेडी हैं सर, क्लास में आ गए हैं। तो कल के क्लास में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं किसी तरह का, और संडे को आपका यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, उसको सॉल्व कीजिएगा। किसी तरह का डाउट हुआ तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो नए बच्चे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हर तरह का नोटिफिकेशन डिफरेंस रिलेटेड मिलता है, और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और देख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्जर्स आप लोग के लिए बैच चल रहा है, तो बिल्कुल इसको जी जान से सपोर्ट करना है और कमेंट करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मैं बार बार कहता हूँ। ताइए शुरू किया जाए अपने लेक्चर को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही हम लोग मैंने बोला था कि आज हम लोग कुछ और 2-3 टाइप्स बचा हुआ है जो कि आज हम लोग फिनिश करेंगे। नेक्स्ट आपका हम लोग देखेंगे, एक होता है आपका एक्सियल वेक्टर। एक होता है आपका एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब क्या होता है? एक्सियल मतलब वैसा वेक्टर जो किसी पार्टिकुलर एक्सिस से एक्सिस के अराउंड रोटेट करे। जैसे ये मान के चलिए यही आपका एक एक्सिस है, और ये जो है इसके ऊपर कोई एक है ऑब्जेक्ट जो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे बाई फिगर हम लोग समझे तो सपोज कीजिए ये आपका कोई एक एक्सिस है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आपका प्लेन ऑफ मोशन है, प्लेन ऑफ मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में, जो देख रहे हैं ये एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन आपका हुआ? ये हमारा हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एक्सियल वेक्टर वैसे वेक्टर को कहते हैं जो किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग वो मूव करे। इस एक्सिस से अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन निकालते हैं एक्सियल वेक्टर का, वो हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जिस डायरेक्शन में, देखिए क्लॉकवाइज है
क्लॉकवाइज हमें बेसिकली मूव करना है। ये बेसिकली हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो इसका जो डायरेक्शन निकालेंगे कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, अपवर्ड हो गया कि डाउनवर्ड हो जाएगा। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इस एरो के साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल से हम निकालेंगे ऐसे करके, जिस डायरेक्शन में एरो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे, तो जो थंब का जो डायरेक्शन आएगा वही हमारा बताएगा उसका डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर का, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? यही इसी को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, जो किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग वो क्या करे, मूव करे। अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो हो गया घड़ी के जो है विपरीत दिशा में ऐसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आपका हो गया अपवर्ड। और अगर क्लॉकवाइज हो गया तो वो हो गया डाउनवर्ड। देख रहे हैं क्लॉकवाइज ऐसे डाउनवर्ड हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज फिंगर जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल कर दीजिए, और जो थंब का जो डायरेक्शन आएगा वही आपका एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन देगा, बस सिंपली, ठीक है। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है मतलब घड़ी का दिशा ऐसे, तो देख रहे हैं थंब किधर आ रहा है, नीचे की ओर। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की ओर। तो वही आपका डायरेक्शन बताता है। एक्सियल वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल के रिस्पेक्ट में। तो एक्सियल वेक्टर समझ में आया कि नहीं मुझे बताइए, कि वैसा वेक्टर जो किसी पार्टिकुलर एक्सिस से अकॉर्डिंग वो क्या करे, मूव करे या रोटेट करे, उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे वेक्टर हैं, जैसे आप पढ़ोगे 2D मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या एक एक्सियल वेक्टर है, जो कि एक एक्सिस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जो होता है उसका एक्सिस के लॉन्ग होता है। एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब क्या है, हमारे एक्सियल वेक्टर है। क्या है, एक्सियल वेक्टर है। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, जहां तक किसी तरह का दिक्कत बताइए एक्सियल वेक्टर तक समझने में, किसी तरह का डाउट तो पूछ लीजिए एक्सियल वेक्टर। जी एक और फिगर आप ले सकते हैं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज के लिए, यहाँ पे मैं बना देता हूं, देख रहे हैं ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लेन ऑफ मोशन। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन निकलता है राइट हैंड थंब रूल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आइए जो नेक्स्ट वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग, वो कौन सा पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर एक्सियल वेक्टर, वो हमारा होगा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं सूर्यस? कोलिनियर वेक्टर आपने ज्योमेट्री में कोलिनियर पॉइंट पढ़ा होगा, कि वैसा कोलिनियर लाइन मतलब एक ही लाइन में सारे पॉइंट उस पे एग्जिस्ट करे, उसको बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। तो ये है कोलिनियर वेक्टर, मतलब वैसे वेक्टर टू या मोर देन टू वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। मतलब एक ये आपका लाइन है, इसमें एक ये भी वेक्टर है, देखिएगा एक ये आपका ये वेक्टर है, ए वेक्टर, और एक आपका ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ये दोनों क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है, क्योंकि वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। देख रहे हैं एक ही लाइन में वो क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर इफ दे टू और मोर देन टू वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर इफ दे एग्जिस्ट और लाई ऑन द सेम लाइन। ये भी जो हमारा हो गया, देखिए ये भी जो हमारा हो गया कोलिनियर ही वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्योंकि देख रहे हैं ए वेक्टर जो है बी वेक्टर को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी इसके कुछ समय के बाद इस पे कोइंसाइड हो ही जाएगा, तो ये भी कोलिनियर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, एक बार देख लीजिए, देखिए यही फिगर है, हाँ यही आपका कोलिनियर है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। ये कोलिनियर वेक्टर को आप पैरेलल वेक्टर से मत सिमिलर कीजिएगा। पैरेलल वेक्टर का मैंने क्या बताया था, आपको लग रहा हो कि सर इसका डायरेक्शन सेम है तो क्या हम इसको पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं? जी नहीं,
पैरेलल वेक्टर होता है बेसिकली डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए, बट वो एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डिफरेंस हो जाता है। अगर बाई द वे कुछ इसका मतलब माइनस माइनॉरिटी में अगर देखा जाए, मतलब हल्का फुल्का जो है डिफरेंस है कोलिनियर और आपका पैरेलल वेक्टर में, क्योंकि कोलिनियर का जो कंडीशन होता है वो बोल रहा है कि दे लाई ऑन द सेम लाइन। वैसे वेक्टर दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही लाइन में एग्जिस्ट होना चाहिए, बट पैरेलल के लिए ऐसा कंडीशन नहीं है। पैरेलल की कंडीशन है कि उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड चेंज हो या डिफर हो कोई मतलब नहीं, इसमें भी मैग्नीट्यूड का कुछ भी वैल्यू हो उससे कोई मतलब नहीं कोलिनियर के लिए, बट एक ही कंडीशन है कि एक ही लाइन में आना चाहिए दोनों वेक्टर, या दो या तीन, जितना वेक्टर आप लो, बट दो तो एटलीस्ट आपको लेना ही है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। कुछ केस में आप कह सकते हो, क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम है तो ठीक है, बट आप पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर के केस में नहीं रख सकते, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं, वो पैरेलल वेक्टर में हम लोग जो बेसिकली जो देखते हैं वो एक लाइन में नहीं आता है, वो सेम लाइन में एग्जिस्ट दे एग्जिस्ट ऑन द सेम लाइन में नहीं आता है, दे एग्जिस्ट ऑन द सेम लाइन में नहीं आता है। ये होता है केस कोलिनियर के लिए। ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कर लिए एक्सियल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। अब हम देखेंगे अगला वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर। वो था कोलिनियर। कोलिनियर नाम से क्लियर था कि हम लोग 2D में पढ़ रहे थे, एक लाइन में पढ़ रहे थे, बट जो हम लोग कोप्लेनर वेक्टर पढ़ेंगे वो बेसिकली एक प्लेन में पढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए यही आपका एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है, इस पे जो है एक आपका ये वेक्टर है, देख रहे हैं कि नहीं, एक ये वेक्टर है, एक मिनट, एक आपका ये वेक्टर है, ठीक है, एक ये वेक्टर है बी, और एक मान चलिए ये वेक्टर है सी, ये जो दिख रहे हैं रुमाल, तो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तीनों जो है एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, तो उसी को बोलेंगे कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब टू और मोर देन टू वेक्टर आर कॉल्ड कोप्लेनर इफ दे लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में वो एग्जिस्ट करना चाहिए। आपने देखा भी फिगर से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बस और कोई इसका मतलब नहीं है। हार्ड डेफिनेशन, दे लाई ऑन द सेम प्लेन। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं टू और मोर देन टू वेक्टर। इसके लिए मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं कोप्लेनर के लिए, जो एग्जाम में आया हुआ आपके क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि रिजल्टेंट ऑफ 3 और मोर देन 3 कोप्लेनर वेक्टर में और में नॉट बी जीरो। इस पॉइंट को समझिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ 3, जो रिजल्टेंट मतलब होता है परिमाण, जैसे एक बॉडी का मास क्वांटिटी 5 kg है, एक का 6, एक का 8, तो तीनों का जो टोटल करेंगे वही उसका रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट मतलब टोटल सम, मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ 3 और मोर देन 3 कोप्लेनर वेक्टर मे और मे नॉट बी जीरो। जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या समझ में आया? बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ 3 और मोर देन 3 कोप्लेनर वेक्टर मे और मे नॉट बी जीरो। देखिए जैसे हम लोग फिगर से समझेंगे इसको,
जैसे एक आपका ये वेक्टर है, एक आपका ये वेक्टर है, और एक आपका ये वेक्टर है, ठीक है, 3 वेक्टर हैं। पूरा रिजल्टेंट ऑफ 3, मान लीजिए तीनों किसी एंगल पे हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ 3 और मोर देन 3 कोप्लेनर वेक्टर, तो मैंने बोला कोप्लेनर वेक्टर जो एक प्लेन पर एग्जिस्ट करे, तो बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ 3 और मोर देन 3 कोप्लेनर वेक्टर मे और मे नॉट बी जीरो, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा? जब उनके बीच में एंगल सेम होगा। अभी हम लोग एंगल पर बातचीत करेंगे, मतलब वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो सेम होना चाहिए तीनों वेक्टर के बीच में, ठीक है, और एक ही प्लेन में आना चाहिए, तब उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। अगर मतलब जो एक वेक्टर है और जो दूसरा वेक्टर है उसके बीच में एंगल अगर 45 है, फिर सेकेंड और थर्ड के बीच में 34 है, सपोज दैट, फिर फर्स्ट और थर्ड के बीच में 90 डिग्री है, तो ऐसे इसको कोप्लेनर का रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। तो जीरो आने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? कि सेम प्लेन पर लाई करें, सेम प्लेन में लाई करें, और उनके बीच में जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, वो सेम होना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये एनडीए वाले या यूपीएससी वाले इसको ट्विस्ट करके स्टेटमेंट में पूछते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे मे और मे नॉट भी जीरो देगा, यहाँ पे मस्ट दे देगा, तो इसमें बहुत इंग्लिश टर्म में काफी आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट नोट्स में दिखा दूंगा, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ सारा आपकी एग्जाम के जो है डेडिकेटेड है, एक भी कंटेंट यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा, ना ही क्वेश्चन जो मैं दूंगा क्या करवाऊंगा प्रैक्टिस में, ठीक है। फुल सिलेक्शन की गारंटी है इस कोर्स से, ठीक है, 100%। तो अब जाके हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब जाके हम लोग फुल बेसिक लेवल से टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने कंप्लीट किया। यहां तक किसी तरह का क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, दैट इज आवर पोजीशन वेक्टर। कौन सा पोजीशन? पोजीशन वेक्टर, स्थिति वेक्टर। तो इसको यहां तक कोई इसी तरह का क्वेरी तो बताइए, एक कमेंट हो जाए, जय हिंद का। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। आगे का जो चैप्टर पढ़ेंगे 1D मोशन की डिस्प्लेसमेंट हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो जब तक पोजीशन वेक्टर को आप नहीं समझिएगा तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हर टॉपिक पे ध्यान से सुनना है और उसको समझना है, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से, चैप्टर से आपका लिंक है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग बेसिकली बेहतरीन रूप से आज अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या होता है? स्थिति या आपका लोकेशन, इसको बोलते हैं पोजीशन। आपका पोजीशन का क्या है? आपका पोजीशन क्या है? किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में आप किस पोजीशन पे लाई कर रहे हो अपने आप क्लास में, तो ये हो गया एक पोजीशन। एक पोजीशन मतलब स्थिति। आप पोजीशन मतलब एक आपका लोकेशन भी आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि यहां पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसी को ना बोलते हैं वेक्टर। हाँ ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करें, बट पोजीशन वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी पोजीशन को बताए, पोजीशन को बताए। तो देखिए, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट मेरे भाई होना बहुत जरूरी होता है। रेफरेंस पॉइंट, जैसे अभी मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, घर में जो रूम है उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को बना रहा हूँ, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसे ही जो मेरे जो टाउन है, जो मेरे लोकेलिटी से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो वीडियो को देख रहे हैं, तो सपोज कि हमको एक दिन मन गया कि मेरे घर में आने के लिए
कि सर के थोड़ा देखिए कैसा मतलब सेटअप वेटअप कैसे सर किए हैं। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सर आपका मतलब मेरे ही टाउन के हैं, मेरे ही आसपास के हैं। उन्होंने बोला कि मैं आप ही के सर शहर का हूँ, बताइए आपका घर कहाँ है, मैं तो आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा कि भाई तुम अपने घर से गांधी चौक देख रहे हो? बोला यस सर। तो आप तुम वहाँ से ऑटो पकड़ लो, वहाँ से गांधी चौक आ जाओ। फिर गांधी चौक आके तुमको एक मतलब टावर मिलेगा, उस टावर से 10 मीटर ईस्ट जाओगे तो मेरा घर तुम्हें दिख जाएगा। मैंने उसको पूरा अपना लोकेशन बता दिया। तो वो गांधी चौक आया, फिर वहां से टावर गया और फिर जाके मेरे घर तक वो पहुंच गया। तो मैंने अपना जो घर का जो एड्रेस बताया उसमें कहीं ना कहीं मैंने एक रेफरेंस पॉइंट का यूज किया। गांधी चौक तो बोला ही, बट मैंने जो मेन जो बताया रेफरेंस पॉइंट वो बोला कि टावर से 10 मीटर अहेड इस डायरेक्शन में मेरा घर है, पूरब दिशा में। तो मैंने एक रेफरेंस दिया ना भाई कि हाँ टावर से भाई 10 मीटर पूरब की ओर जाओगे तो मेरा घर तुम्हें सामने दिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने नाम बताया कि घर में जो नाम लिखा हुआ है, जिसका मतलब दादाजी का जो नाम है वो बता दिया मैंने, पीला कलर का घर वो। तो कहीं ना कहीं मैंने एक रेफरेंस पॉइंट दिया ना अपने घर का पोजीशन बताने के लिए। तो यही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट जरूर देते हैं। आप मार्केट में गए सामान लाने, भाई देवे कोई सामान आपकी मदर को याद आ गया कि हाँ भाई ये सामान मैं भूल गई आपको, तो आपको उन्होंने कॉल लगाया, हाँ भाई तुम कहाँ हो राम मोहन जो भी, तो मुझे एक सामान याद आ गया। बट कंडीशन ये था कि ये जो सामान है उसी दुकान में मिलता है, ABC शॉप में, जो भी शॉप का नाम है। तो अभी पूछेंगे मम्मी कि भाई तुम कहाँ हो, राम कहाँ हो अभी तुम, तो बोलेगा मैं तो अभी यहाँ पे हूँ, किसी कॉलोनी का नाम लेगा। तो क्योंकि बेसिकली माँ पूछना चाहिए कि अभी तुम कहाँ हो, जो वो दुकान है उस दुकान से वो बेसिकली पूछना चाहिए कि वो दुकान से तुम कितना दूर हो। अगर ज्यादा दूर ज्यादा दूर अगर होगे तुम तो बाय द वे नहीं मंगवाएंगी, कल परसों मंगवाएंगी। अगर तुम उस दुकान से कम दूरी पे होगे तो कहेंगी कि भाई थोड़ा सा उस दुकान पे चले जाओ, वो जो प्रोडक्ट है उसको तुम ले लो। तो बेसिकली जब तक आप अपना पोजीशन नहीं बताइएगा तो आपकी माँ कैसे समझेंगी कि तुम कहाँ हो, किस लोकेशन में हो। तो इसीलिए किसी का पोजीशन बताने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट होना बहुत मस्ट है। बिना रेफरेंस पॉइंट का हम उसका पोजीशन ही नहीं बता सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट इज मस्ट। और जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये 1D मोशन में जब पढ़ेंगे उसमें और क्लियर करेंगे, या न्यूटन्स लॉ में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल, और क्लियर करेंगे। तो क्या कुछ बेस बना, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं पोजीशन का? बिल्कुल सर आया। आइए देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। यहां पे कोई पार्टिकल का पोजीशन है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग पोजीशन निकाल रहे हैं किसी पार्टिकल पी का जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो मैंने बोला किसी पार्टिकल का पोजीशन निकालने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट मस्ट है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी भी ज्योमेट्रिकल, जब मैथ का ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम लोग रेफरेंस का एक ही नाम होता है, वो होता है ऑरिजिन। ऑरिजिन हमारा रेफरेंस होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो ओ से पी, रेफरेंस ओ से लेना है, मतलब ओपी का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है ना, ओपी का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, जिसको हम लोग आर वेक्टर से भी बोलते हैं, आर वेक्टर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई, मतलब इसमें एक्स चला, एक्स यूनिट डिस्टेंस कवर किया इन एक्स में, एक्स एक्सिस में या एक्स डायरेक्शन में, और वाई यूनिट डिस्टेंस कवर किया इन वाई डायरेक्शन में। तो बताइए ओपी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? और हम रेफरेंस ले रहे हैं ओ से, तो ओपी का आपका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सो जस्ट जिसको हम लोग बोलेंगे आर वेक्टर बी, वो होगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जैप। याद कीजिए कल का कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन बताने के लिए उसका यूज होता है। और मैंने बताया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में कि अगर कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है तो उसको शो करते हैं आई कैप से, और अगर कोई वाई डायरेक्शन में मूव किया है तो उसको शो करते हैं जे कैप से। तो क्या इसका पोजीशन हो गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यही आपका पोजीशन हो गया पी पॉइंट का,
पार्टिकल P का फ्रॉम द रेफरेंस O, यही OP का पोजीशन वेक्टर हो गया xi कैप प्लस yj कैप। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे बताइए। क्योंकि इसने कुछ यूनिट डिस्टेंस कवर किया x में और कुछ इसने डिस्टेंस कवर किया y में। बिल्कुल, ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ये तो बेसिक आप जानते ही होंगे। तो OP का पोजीशन वेक्टर हमने निकाल दिया। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट सोल्जर्स। पोजीशन वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन है वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने का। देख रहे हैं फॉर्मेट, मोस्ट बेहतरीन लेवल से हम लोग वेक्टर को स्टार्टअप किए और एक एक बिल्कुल स्टेप में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि पोजीशन वेक्टर जब तक नहीं जानेंगे तो हम लोग वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को नहीं समझ सकते हैं। आपके एग्जाम में दे देगा कोई आपका ए वेक्टर है जिसका वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो आप ये समझिएगा तब ना कि 2i कैप प्लस 3j कैप क्या है। तो ये क्या है, वेक्टर ए का पोजीशन दिया हुआ है, तो इसीलिए पहले पोजीशन वेक्टर को समझना जरूरी है, तब ना हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक एक टर्म को मैं लेकर चला हूं, पहले बोला यूनिक लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अलग लेवल से, सारे यूट्यूब से, प्योरली डेडिकेटेड योर बैच। अगर यही कोई पार्टिकल्स जो P है अगर वो प्लेन में रहता तो बस वहां पे क्या हो जाता, एक और कोऑर्डिनेट आ जाता, क्या आ जाता सोल्जर्स, जेड आ जाता। और कोई पार्टिकल जेड डायरेक्शन में मूव करता है तो कौन सा हम लोग यूनिट वेक्टर लगाते हैं, के कैप, तो एक और बच जाता है जेड के कैप, बस। और सिंपली कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया आपका, निकल गया। और इसका बहुत सारा एडवांस होता है बेसिकली, कितना इस, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है, P का हम लोग निकाल रहे हैं, P का पोजीशन ही वेक्टर निकाले हैं। सेकंड केस, इसका डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन भी तो कुछ होगा। तो हम लोग सपोज कीजिए ये थीटा एंगल बना रहा है x डायरेक्शन से, तो tan थीटा निकालेंगे y बाई x, है कि नहीं, tan थीटा इक्वल टू y बाई x, वो उसका डायरेक्शन शो करेगा। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोग जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ते जाएंगे तो अपना क्लियर करेंगे। क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर का हमने बेसिकली, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है P का फ्रॉम द रेफरेंस O। तो पोजीशन वेक्टर है तो इस पार्टिकल P का कुछ डायरेक्शन भी तो होगा, कहीं कहाँ लोकेट है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग एंगल को इमेजिन करेंगे, थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस से, तो tan थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर बटे बेस। फिर वहां पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट लग गया जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हर टॉपिक को एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं, पोजीशन वेक्टर आप निकालना सीखे कि नहीं। यस सर, सीख गए सर। अब आइए आगे पढ़ा जाए। बिल्कुल कमेंट किया कि ये मजा है, देखें बेहतरीन लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखेंगे जहां से हम लोग अभी नहीं निकाले, जो कि एंगल। मैंने बोला कि जो हम लोग एंगल निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। क्योंकि पार्टिकल P का इस डायरेक्शन में जा रहा था, आप लोग देख रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो जब वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था तो कुछ x एक्सिस से एंगल बनाया होगा, मतलब कुछ x डायरेक्शन में मूव किया होगा, कुछ y डायरेक्शन में मूव किया होगा। तो वो कैसे निकलेगा, उसको बोलते हैं वेक्टर का कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन मतलब वेक्टर के कंपोनेंट। टॉपिक दीजिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बेहतरीन लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक को जबरदस्त लेवल पर फोड़ रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कोई वेलोसिटी वेक्टर है, कोई आपका वेलोसिटी वेक्टर है v वेक्टर, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ऐसे वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है।
पहले अब रिजोल्यूशन का मतलब समझे कि नहीं, कि वेक्टर के कितने सारे कंपोनेंट, मतलब उनका स्प्लिटअप। जब कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो इधर इधर भी अपना मोशन करेगा और कुछ वाई एक्सिस में मोशन करेगा। क्या आपने कभी टॉय कार देखा है, खिलौना वाला कार? उसको बच्चे लोग थ्रेड से जो है उस धागा से बांध के उसको ऐसे ऐसे उसको मोशन करवाते हैं। रिमोट वाला जो है उसको धागा बांधते हैं और उसको पूरा रिमोट से ऐसे ऐसे अपने उसको मोशन करवाते हैं। तो जब टॉय कार जब देखते हैं उछलता है तो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करता है और वाई डायरेक्शन में मूव करता है। हमें तो आपने बच्चा में देखा होगा कि आपके अगर छोटे बच्चों का टॉय कार, उनको थ्रेड से बांध के और उसमें पूरा पूरा उसको घुमाते हैं। तो ये ऐसा ही एक एग्जांपल है, कोई एक वेलोसिटी वेक्टर है, कोई एक वेलोसिटी वेक्टर है आपका जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर, तो वो एक्स की ओर भी मूव करेगा और वाई एक्सिस वाई डायरेक्शन की ओर भी मूव करेगा। बिल्कुल करेगा सर। तो देखिए दूसरा ब्लैक से ले रहा हूं, क्या कंफ्यूजन ना हो समझने में। वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा और वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा। यस या नो? यस सर, मूव करेगा। तो जब वो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने बोला कि एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा, अपना मोशन शो करेगा और कुछ वाई डायरेक्शन में भी मोशन शो करेगा। सपोज कीजिए ये वेलोसिटी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग। मैंने क्या बोला? ये जो वेलोसिटी वेक्टर है थीटा एंगल बना रहा है एक्स डायरेक्शन के अलोंग। एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग ये जो वेलोसिटी वेक्टर है आपका, वेलोसिटी ये जो वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग थीटा एंगल बना रहा है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका x है, तो ये भी आपका x होगा। मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। अगर ये आपका y है, इतना दूर y, इस पूरा इसको y कीजिए, ये पूरा इतना y है, तो ये भी आपका y हो जाएगा। होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। ये y तो ये भी y, ये x तो ये भी x। और थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। कौन सा? वेलोसिटी वेक्टर। कोई भी वेक्टर इमेजिन कर सकते हैं, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, किसी को भी आप शो करके आप उस वेक्टर का आप कंपोनेंट निकाल सकते हो। ओके, अब आइए हम लोग देखा जाए, इसको नेमिंग दे दीजिए ओ, ये आपका ए, ये बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी देखिएगा ध्यान से, क्लियर आ रहा है कि नहीं, सारा चीज विजिबल है कि नहीं? यस, बिल्कुल। इन ट्रायंगल ओ ए बी साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस y बाई एक्स। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, पहले देखते हैं। y इक्वल टू एक्स साइन थीटा आता है। y इक्वल टू कितना आता है? एक्स साइन थीटा आता है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। फिर इसी ट्रायंगल में cos थीटा लगाइए, तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस एक्स बाई हाइपोटेनस कितना है? वेलोसिटी, तो x इक्वल टू v cos थीटा। ओके सर, x बराबर v cos थीटा। ये y इक्वल टू कितना आया है? साइन थीटा लगाए हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बट हाइपोटेनस, तो y इक्वल टू एक्स साइन थीटा और x इक्वल टू v cos थीटा आपका आया है। यहां तक किसी तरह का दिक्कत है तो मुझे बताइए, यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम? यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। x इक्वल टू आया v cos थीटा, मैं लिखना चाहूंगा x इक्वल टू आया v cos थीटा। x इक्वल टू v cos थीटा आपका आया। किसी तरह का प्रॉब्लम? x इस मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, मैंने इसका कंपोनेंट निकाला,
एक आया आपका v cos थीटा, एक आपका आया v sin थीटा। मैंने एक वेलोसिटी वेक्टर लिया इस डायरेक्शन में, तो मैंने बोला कि जब वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा तो वो x डायरेक्शन की ओर भी मोशन कर रहा होगा और y डायरेक्शन की ओर भी मोशन कर रहा होगा। फिर मैंने बोला कि थीटा एंगल बनाया x एक्सिस से अलोंग, कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया x डायरेक्शन के अलोंग। तो फिर मैंने यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा लगा दिया। कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई बेस बाई हाइपोटेनस, तो x बाई भी हो गया, तो x इक्वल टू भी कॉस थीटा। फिर मैंने लगाया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस भी यहाँ पे आपका भी होगा, तो y इक्वल टू भी साइन थीटा। तो ये आपने देख रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट हो गया, एक हो गया आपका x डायरेक्शन के लॉन्ग भी कॉस थीटा और एक आपका हो गया भी कॉस भी साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक उसका हो गया कंपोनेंट भी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर जो हो गया जो वाई एक्सिस से अलोंग वो कितना हो गया आपका भी साइन थीटा, कितना हो गया भी साइन थीटा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट मिल गए, एक आपका एक्स एक्सिस से अलोंग भी कॉस थीटा और वाई एक्सिस से अलोंग भी साइन थीटा। तो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट मिल गए, भी कॉस थीटा और भी साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा कैसे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो गया, एक भी कॉस थीटा एक भी साइन थीटा। बट इसे आप कभी भी याद मत कीजिएगा क्योंकि ये चेंज होता है। जी हाँ, अगर बाय द वे अगर ये थीटा एंगल वाई एक्सिस से लॉन्ग बनता ना तो ऊपर आता भी कॉस थीटा, नीचे आता भी साइन थीटा। तो ये मत याद रखिएगा कि अगर कोई वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो हमेशा नीचे ही भी कॉस थीटा होगा, ऊपर भी साइन थीटा। जी नहीं, अगर ये थीटा इधर बनता ऊपर की ओर तो ऊपर हो जाता वाई एक्सिस के अलोंग भी कॉस थीटा, नीचे हो जाता भी साइन थीटा। तो मतलब थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट। आपको याद क्या रखना है, मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं क्योंकि ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हर कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई आएगा। या तो आप आगे जो पढ़ेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम या पॉलीगॉन्स लॉ, तीनों में ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखने को आपको मिलेगा। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो वेक्टर है, जो वेक्टर जिसका हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जो वेक्टर जिसका हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे हैं वो जिस डायरेक्शन के अलोंग, जिस साइड के अलोंग, जिस एक्सिस से अलोंग वो एंगल बना रहा है उसको बोलेंगे भी, उसको बोलेंगे कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन को बोलेंगे साइन थीटा। मैंने क्या बोला, कोई वेक्टर है अगर उसका हम लोग कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो वो जिसके साथ थीटा एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन को बोलेंगे भी साइन थीटा। बस यही बात याद रखिएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। जैसे ये आपका कोई वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है जो कि y एक्सिस से अलोंग थीटा एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे cos थीटा, f cos 30, और उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन, ये इसके सामने इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन है, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका f sin 30। मतलब जिसके साथ एंगल बनाएगा वो cos हो जाएगा और उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन आपका हो जाएगा साइन। यही होता है वेलोसिटी का कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब उनका बंटवारा। ये वेक्टर है, इनका बंटवारा हो गया, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, कंपोनेंट इनके बन गए। तो बेहतरीन लेवल से देखा हम लोगों ने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या समझ में आया कि नहीं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? एक बार कमेंट करें मुझे। देख रहे जबरदस्त लेवल के मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूं, बेहतरीन लेवल से। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाए, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर।
हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट आज पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ वेक्टर फिनिश किया, फिर फिनिश किए हम लोग, क्या फिनिश किए वो मुझे बताइए, पोजीशन वेक्टर, फिर हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर का जोड़, घटाव, गुना, भाग सारा चीज अब हम लोग देखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन होता है कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग शुरू में ही बोला था कि वेक्टर वैसे क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। अब वो समय आ गया कि वेक्टर एडिशन को जाने क्या ये चीज है। ये जो वेक्टर एडिशन है उनके निकालने के लिए बहुत सारे नियम है। एक आपका होता है ट्रायंगुलर लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, एक पॉलीगॉन्स लॉ। 3 रूल्स हैं जो कि वेक्टर एडिशन को जो है सिंप्लीफाई करता है, उनको एक्सप्लेन करता है। पहला हम वही पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, ये ट्रायंगल एक लॉ है, एक नियम है जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर को बताता है। ठीक है, एक ट्रायंगल लॉ है, एक नियम है जिससे हम लोग वेक्टर के एडिशन करके उसका रिजल्टेंट निकालते हैं और कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जब 2 वेक्टर को हम लोग जोड़कर जो उसका परिमाण निकालेंगे, जो उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो उसके लिए हमें एक नियम मिला है ट्रायंगल लॉ। सिमिलरली उसी तरह जब हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ, तो उनका कुछ अलग नियम होगा वेक्टर एडिशन के लिए। फिर पॉलीगॉन्स लॉ, उनमें से एक यही नियम है ट्रायंगल लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ट्रायंगल मतलब जिसके 3 साइड होते हैं, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, स्केलर ट्रायंगल ऑफ आइसोलेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप सारे जानते होंगे, बेसिक चीज है। तो मैं 2 वेक्टर ले रहा हूं, एक आपका ए वेक्टर, एक ए वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं मैंने कल ही बताया था, ये आपका टेल हुआ और ये आपका हेड हुआ, याद रखिएगा। और दूसरा वेक्टर ले रहा हूं बी वेक्टर, क्योंकि ट्रायंगल बनाना है तो दोनों साइड को हम लोग ये नहीं कर सकते कि एक साइड ऐसे है तो एक साइड ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगल का भी तो स्थापना करना है। तो ट्रायंगल के लिए हमें तीनों साइड चाहिए और तीनों साइड के वर्टेक्स कॉमन होने चाहिए। ठीक है, इन्हें कि एक ऐसे बनाए तो एक 10 स्टेप के आगे बनाए, ऐसा नहीं करना है। तो ये हमारा ए वेक्टर है, देख रहे हैं, ये हमारा बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर का देख रहे हैं हेड है, ये देखिए ए वेक्टर का क्या है, ये हेड है। और जो हमने बी वेक्टर का जो बनाया है वो कैसे शुरू किया है, ए वेक्टर के हेड से। ये ए वेक्टर का हेड है ना, ये वाला देख रहे हैं, जो एरो है उसको हेड बोलते हैं, ये जो पूंछ है उसको टेल बोलते हैं। ये ए वेक्टर है और ये हमने बी वेक्टर बनाया है। तो देख रहे हैं ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, इसका मतलब आगे जानिएगा। तो जो तीसरा जो साइड बनेगा, ट्रायंगल है तो 3 साइड बनेगा, तो एक तीसरा साइड बनाइए, वही आपका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब, रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है, एक परिमाण है जो ये दोनों वेक्टर के एडिशन का वैल्यू बताएगा। मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आइए नियम क्या कहता है ट्रायंगल लॉ, बोलता है 2 वेक्टर लीजिए, बट कंडीशन ध्यान से सुनिएगा कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही लीजिए, 3 का नहीं बात कर रहे हैं, 2 वेक्टर, जो 2 वेक्टर आप लिए हैं उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्लॉकवाइज ले रहे हो तो क्लॉकवाइज लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। ये नहीं कि ए वेक्टर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो आप बी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। 2 वेक्टर लीजिए, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए,
क्योंकि डायरेक्शन सेम होगा तभी ना वो दोनों वेक्टर आपस में जुड़ेंगे। तो दोनों वेक्टर को हम लोग देख रहे हैं, देखिए ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, देख रहे हैं एरो देख रहे हैं इस साइड जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, तब ना हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ा है। फिर क्या बोलता है कि जो तीसरा साइड बनता है आर वेक्टर, जो कि रिजल्टेंट कहते हैं, उनका डायरेक्शन ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो मतलब अगर ये थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता तो हम लोग इसको नीचे एरो शो करते हैं, बट इसका डायरेक्शन हमें अपोजिट रखना है तो इसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, जिसको बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपका क्या हो गया, आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो देख रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बट जो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमारा क्लॉकवाइज है। तो ये बोलता है कि दो वेक्टर लीजिए, उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए तभी वो आपस में जुड़ेंगे। उसके बाद जो थर्ड साइड आएगा जिसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, परिमाण वेक्टर, उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये बात याद आपको रखना है, बस यही कहता है ट्रायंगुलर लॉ। यही आपका वेक्टर एडिशन हो गया। ये ऐड करके जो एक फाइनल वेक्टर मिला उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर या फाइनल वेक्टर, या ये आर क्या है, ये भी एक वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर। जिनके पास वेक्टर है तो दो चीज होंगे, एक मैग्नीट्यूड और एक आपका डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली से अब बात निकलती है कि कैसे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें और कैसे हम लोग इसका डायरेक्शन निकालें। तो बेसिकली आपकी एग्जाम में तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए प्रूफ पूछेगा नहीं, सीबीएसई है नहीं, बट मैं यहाँ पे अभी आपको बता दे रहा हूं क्योंकि जब मैं पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाऊंगा तो इसका कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। देखिए कैसे इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकलेगा। थर्ड वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर का परिमाण है। ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, थर्ड जो साइड है वो रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन होगा। पहले आइए उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बोला था मॉड के अंदर जो वेक्टर है उसको लिख देते हैं। आर वेक्टर का ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड होगा। यही हमें कैलकुलेट करना है, क्या होगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन के लिए हमें एंगल चाहिए। देखिए वेक्टर जो है, वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं, अभी तो हमने रिजोल्यूशन पढ़ा, उसका यूज आएगा वो देखिएगा। देखिए ये आपका एक ये वेक्टर है ए वेक्टर और एक आपका ये वेक्टर है बी वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वेक्टर ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर है जिसका ये ए वेक्टर का हेड है और ये बी वेक्टर का टेल है, तो जब ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल देख रहे हैं कोइंसाइड कर रहा है, दैट मींस हेड टेल आ रहे हैं, जब विपरीत आ रहे हैं हेड टेल, तो जब हेड टेल आ रहे हैं या टेल हेड आएंगे दो वेक्टर के बीच में, तब जो हम लोग एंगल जब इससे जो बनेगा वो हम लोग लेंगे बाहर वाला। नहीं समझे, एक मैंने वेक्टर लिया जिसका डायरेक्शन इस और है, एरो देख रहे हैं आप ध्यान से। एक मैंने बी वेक्टर लिया जिसका एरो ऊपर की ओर है, तो आप देख रहे हैं कि ए का जो हेड है वो बी के टेल से कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं। यस सर, बिल्कुल हो रहा है कोइंसाइड, ए का हेड और बी का टेल। तो जब इनके बीच में जब एंगल निकालेंगे तो वेक्टर कहता है कि जब हेड टेल या टेल हेड आते हैं दो वेक्टर से, तो उनका बीच में जो एंगल बनता है वो हम लोग बाहर वाला लेते हैं, ना कि अंदर वाला एंगल लेते हैं।
एक और रूल कहता है कि जब दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक आपका है बी वेक्टर, देख रहे हैं ये आपका ए वेक्टर का हेड है, ये आपका ए वेक्टर का हेड है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, ये ए वेक्टर का क्या है? हेड है। नीचे वाला फिगर देखिए, नीचे वाला ये ए वेक्टर का ये जो एरो है वो क्या है? हेड है। बिल्कुल सर, ध्यान से देखिए, देखिए ये क्या है? आपका ए वेक्टर का हेड है। अब ध्यान से दिखाई दे रहा है ए वेक्टर का ये क्या है? ये ए वेक्टर का जी सर हेड है। और एक और मैं वेक्टर ले रहा हूं बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। तो आप देख रहे हैं ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का हेड दोनों कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं? तो वेक्टर ने क्या बोला कि जब हेड हेड, जब कोई दो वेक्टर उनका हेड हेड कोइंसाइड करे, मतलब आपस आपस क्वांटिटी हेड हेड या टेल टेल जब कोइंसाइड करेंगे तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हम लोग अंदर वाला एंगल लेंगे, ना कि बाहर वाला। बाहर वाला कब लेंगे? जब हेड और टेल कोइंसाइड करे या टेल हेड कोइंसाइड करे। और जब आपस के पॉइंट, जब आपस का जब टर्म मैच करेगा, या तो हेड से हेड या टेल से टेल, तो तब दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो हम लोग लेंगे अंदर वाला, ना कि बाहर वाला। समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया सर, बेहतरीन लेवल से। तो फटाफट यहाँ पे रूल लगाइए। यहाँ पे देखिए ए वेक्टर का हेड अब बी वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं? तो हेड टेल सेम तो है नहीं, तो इसके बीच में एंगल हम लोग लेंगे बाहर वाला। इसको थोड़ा सा ए वेक्टर को और प्रोड्यूस कीजिए। जो एंगल लेंगे वो हम लोग लेंगे बाहर वाला। सपोज कीजिए थीटा एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा। ये मत लीजिएगा अंदर वाला, क्योंकि हेड टेल कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग एक कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां से ये जो बी वेक्टर है यहां से परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर। देख रहे हैं परपेंडिकुलर, मैंने ब्लैक मार्कर से जो ड्रॉ किया है ए वेक्टर पे, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? बी वेक्टर से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है 90 डिग्री। क्यों किया है? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ट्रायंगल का नियम बनाऊंगा। देखिए अब मैं इसको नेमिंग करूंगा, ये ए, ये बी, ये आपका ये वाला सी, या इसका ए बी डी, ये वाला डी, ए बी डी। ध्यान से दिखाई दे रहा है ए बी और डी। अब आइए इन ट्रायंगल ए बी डी में, ये ए है, ये बी है, ये डी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे एक बार बताइए। इसको भी कुछ नेमिंग दे दीजिए सी से, ए बी सी डी हो गया, नेमिंग हो गया। अब आइए इन ट्रायंगल, ये 90 है, ये भी 90 होगा ही। इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी, यहां पे आप लगाइए साइन थीटा पहले। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया बी डी और हाइपोटेनस हो गया सी डी। तो बी डी इक्वल टू हो गया सी डी साइन थीटा, बी डी इक्वल टू हो गया सी डी साइन थीटा। हो गया कि नहीं? यस सर। फिर कॉस थीटा भी लगाइए, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बीडी बाई सॉरी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बीडी और हाइपोटेनस में आप ये लीजिए बीसी। तो बीडी इक्वल टू बीसी साइन थीटा। फिर कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस सीडी बाई बीसी। तो सीडी इक्वल टू हो गया बीसी कॉस थीटा। ये दोनों हमने निकाला साइन कॉस से, बेसिक प्रिंसिपल से। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा छोटा कर देता हूं। बीडी हम लोग निकाल लिए, बीसी साइन थीटा, और सीडी भी हम लोग निकाल लिए बीसी। ये आपका बीडी निकल गया, ये आपका सीडी का वैल्यू निकल गया। इसका यूज अभी आपको मालूम चलेगा। अब आइए इन बड़ा ट्रायंगल में ए बी डी, मैं इसे रफ कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ए बी डी फटाफट देखा जाए। इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। तो यहां पे आप हाइपोटेनस लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर, होगा कि नहीं? तो ए बी स्क्वायर, ए डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू, ए सी का वैल्यू हमने निकाला है, ए सी का वैल्यू क्या है? ए वेक्टर, तो ए प्लस सी डी का हमने वैल्यू निकाला था, क्या निकाला था बताइए? बी डी बाई डी सी। सी डी का वैल्यू हम लोग जानना चाहते हैं, सी डी का वैल्यू आया था बी सी कॉस थीटा, बी सी कॉस थीटा, बी सी कॉस थीटा। अब बी डी स्क्वायर, बी डी आपका क्या है? बी डी का वैल्यू बी सी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, बेसिक ज्योमेट्री, ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिक हम लोग ज्योमेट्री यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सिंपल वे में, सिंपल वे में हम लोग ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए अब BC का वैल्यू आप लोग यहां से दे सकते हैं, ये आपका क्या है? BC है, जिसको हमने क्या बोला? रिजल्टेंट। BC क्या है आपको? ये हम लोग बेसिकली AB निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं। AB स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका BC स्क्वायर और ये आपका BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कॉमन कीजिए तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आफ्टर ये सॉल्व के बाद जो रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 2ABC cos थीटा भी आएगा। तो फिर ये R स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग R का अंडर रूट ले लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकल गया, बेसिक ज्योमेट्री से प्रूफ हो गया ये। ठीक है, अब इस वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा बिल्कुल, तो हम मानेंगे कि अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अल्फा एंगल बना रहा है इन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो tan अल्फा निकाल दीजिए इन राइट ट्रायंगल ABD में। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल में, तो tan थीटा इक्वल टू BC cos थीटा हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू B cos थीटा बाई A प्लस B साइन थीटा। ये आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू BD बाई AC प्लस CD, वैल्यू पुट कीजिएगा तो B cos थीटा बाई A प्लस B साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए कि रिजल्टेंट वेक्टर का कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम लोग फाइंड कर दिए बेहतरीन लेवल से, और इस पे कुछ कल देखेंगे। कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा कैसा एयरफोर्स एग्जाम गया, फिजिक्स का जो क्वेश्चन क्या क्या आपको मिला, जिसको मैं रिव्यू दे सकता हूँ, सॉल्यूशन करवा सकूं। ओके, रिवाइज करके आइए, कल नेक्स्ट देखा जाएगा। बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।